नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। मध्य प्रदेश में भी लागू होगा क्या महाराष्ट्र का फॉर्मूला? सबसे बड़ा सवाल हम ये लेकर आए हैं। दरअसल एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव को लेकर आदेश दिया है कि बगैर आरक्षण 2 सप्ताह में चुनाव की तारीख घोषित की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश ये दिया है। तो सबसे अहम सवाल, क्या एमपी पंचायत चुनाव को लेकर भी महाराष्ट्र का फॉर्मूला लागू हो सकेगा? हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। अब प्रभाकर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कर दी कि भाई चुनाव कराना है और चुनाव कराइए। और चूंकि वहां पर दिक्कत ये थी कि पहले ही अधिसूचना जारी हो गई थी, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था। तो ये जो महाराष्ट्र में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश के मामले में भी समझ में आ रहा है। कल सुनवाई होनी है जी। तो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ होगी कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में थोड़ा सा अंतर है दोनों के मामलों में। मध्य प्रदेश सरकार, जो मेरी समझ है, जो मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि यहाँ पर चूंकि जो शर्तें हैं आरक्षण देने के लिए, ट्रिपल टेस्ट का वो है कि उसके लिए आप एडिक्वेट डेटा उपलब्ध कराइए कि और पिछड़ापन का आधार बताइए। वो सारी चीजें उसके लिए वहां पर कमीशन बना दिया गया है। तो ये और डेटा इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया है मध्य प्रदेश में। तो ये बातें कोर्ट के सामने कही जाएंगी और कोर्ट से ये कहा जाएगा कि थोड़ा सा और समय दिया जाए। तो ये अब कल की सुनवाई पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के इस आर्गुमेंट को किस तरह से लेता है। तो सबकी निगाहें कल सुप्रीम कोर्ट के में होने वाली सुनवाई की तरफ होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या मध्य प्रदेश की तरह, महाराष्ट्र की तरह सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी आदेश देता है या थोड़ा और समय मिलता है मध्य प्रदेश सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। लेकिन आज महाराष्ट्र का जो फॉर्मूला तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपनी टिप्पणी में, क्या इसका असर भी कल देखने को मिलेगा? कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। इसी खबर पर सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, अब जो ओबीसी आरक्षण का पूरा मसला है, इसको लेकर सियासी भूचाल भी वहां पर आता रहा और बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को इसमें जिम्मेदार ठहराती रही कि कोर्ट की चौखट में मामला इनकी वजह से पहुंचा है। बहरहाल इंतजार कल का करना होगा। लेकिन अभी तक की स्थिति वहां पर क्या है? किस तरीके से मामला कोर्ट में गया, फिर उस पर टिप्पणी आई, फिर से गया? देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो मामला है थोड़ा सा डिफर है। हालांकि सारी लोकल बॉडी इलेक्शन की जितनी भी याचिकाएं हैं वो एक साथ क्लब की गई है। पिछली बार भी हमने देखा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश की पारी आई और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में यदि ओबीसी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण यदि देना है तो उन्हें ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके बिहाफ पर ही मध्य प्रदेश में चुनाव कराए जा सकते हैं। अदरवाइज कोई भी मध्य प्रदेश सरकार के पास रास्ता नहीं है। सरकार ने भी इसे माना। और पिछले दिनों जब गौरीशंकर बिसेन मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जबलपुर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने अपने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने गबली केस में जो कहा थी, ट्रिपल टेस्ट की बात कही थी, उसकी प्रक्रिया सारी पूरी कर ली गई है। संभवतः ये जताया जा रहा है कि पिछड़ा आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को अपनी सारी रिपोर्टों से अवगत करा दिया गया होगा और सरकार भी इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार भी कई बार ये बयान दे चुकी है कि हम ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव या किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं करा सकते। स्वाभाविक भी है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां की मजबूरी भी है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। मध्य प्रदेश में कम से कम 52% आबादी जो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आती है। लिहाजा कोई भी सरकार ओबीसी वर्ग को छोड़ के किसी भी चुनाव में नहीं कूदना चाहती, क्योंकि सरकार को खामियाजा पता है यदि ओबीसी वर्ग को उन्होंने पीछे छोड़ा तो राजनीतिक पार्टी की क्या दुर्दशा होगी। ऐसे में सरकार ने ये कहा था और राज्य निर्वाचन आयोग से भी अपेक्षा की थी कि वो इस मामले में उनका सहयोग दे और राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि कल का इंतजार यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार को भी होगा और विपक्ष को भी होगा। कुमार इंदर, आप बने रहेगा हमारे साथ। तो कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आ सकता है और आगे तारीख भी बढ़ सकती है। बहरहाल इंतजार कल तक का करना होगा। इधर जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से अनुकंपा नियुक्ति पर एक बड़ा फैसला दिया गया है। अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया कि परिवार के एक सदस्य सरकारी पद पर तो नहीं मिलेगा लाभ। अगर परिवार का कोई एक सदस्य सरकारी पद पर है तो फिर पद का लाभ नहीं मिलेगा, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। दूसरे राज्य में
होने पर भी नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। तो एक बड़ा और कठोर फैसला यहां पर सुनाया गया है अनुकंपा नियुक्ति को लेकर। कुमार इंदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कुमार इंदर, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर यहां पर जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में वकील क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपने सहयोगी के पास पहुंचेंगे। उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने इस बात का निराकरण किया है कि ये शासकीय सेवक मतलब शासकीय सेवक अगर किसी भी प्रदेश में है या प्रदेश से बाहर है तो उस सूरत में भी वो उसी क्लॉज 4.1 के अंतर्गत ही आएगा। और उनने इस बात को इनकार किया, इस बात में हस्तक्षेप करने से कि हम इसमें मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताने से। और कुमार इंदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कुमार इंदर, यहाँ पर साफ तौर पर क्या टिप्पणी हाईकोर्ट की ओर से की गई है अनुकंपा नियुक्ति को लेकर? देखिए दोस्त, बड़ा बेहद इंपॉर्टेंट टिप्पणी इसको हाईकोर्ट के कहेंगे कि जिससे पूरे प्रदेश लेवल पर इफेक्ट हुआ है। हाँ। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में एक लाइन में कहा है कि यदि किसी भी घर में एक भी परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो उस परिवार का कोई भी दूसरा शख्स जो है वो अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं होगा। फिर चाहे उस परिवार का सदस्य उस स्टेट में नौकरी कर रहा हो या अदर स्टेट में नौकरी कर रहा हो, वो अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं होगा। उसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि वो चाहे दलीलें दे दे कि माता पिता उस पर डिपेंडेंसी है, परसेंटेज बन रहे हैं, ये सारी दलीलें को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए पिछले दिनों जो खंडपीठ का एक फैसला था उसे भी खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने एक साफ शब्दों में कह दिया कि अनुकंपा नियुक्ति का लाभ सिर्फ उसे ही मिलेगा जिस परिवार में दूसरा शख्स सरकारी नौकरी पे या किसी पद पर नहीं है, नहीं तो वो किसी भी हाल में सरकार अनुकंपा नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। वही मामला आज जो है शहडोल के निवासी ने जो याचिका दायर की थी, उनके पिता जो है पुलिस में सेवारत हुए सेवा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने उसी मामले को लेकर विभाग की मनाही के बाद आज हाईकोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने गुजारिश की थी उन्हें अपने पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, लेकिन उनके परिवार के एक सदस्य जो है वो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में पदस्थ थे। लिहाजा इस बात को डिप्टी एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा ने रखा कोर्ट के सामने और कंसीडर करते हुए कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी हाल में हम याचिकाकर्ता को राहत नहीं दे सकते क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी एक आदमी जो है सरकारी पद पे बिल्कुल पदस्थ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर, तमाम जानकारी के लिए आपका। और रुख अगली खबर का करते हैं। यह खबर है डिंडौरी से। यहां पर पानी पर पाबंदी लगी है। जी हां, जल संरक्षण के लिए पंचायत का तुगलकी फरमान यहां पर सामने आया। हैंडपंप से केवल एक दिन में 2 मटका पानी लेने का फरमान है ये। ग्राम पंचायत अजवार में इसकी बाकायदा मुनादी करवा दी। 2 मटके से ज्यादा पानी लेने पर कार्रवाई होगी। तो हैंडपंप से केवल 2 मटका पानी लेने का फरमान यहां पर जारी किया गया डिंडौरी। तो ग्राम पंचायत अजवार में मुनादी करवा दी गई इसको लेकर। तो क्या है, लगातार वहाँ भी ग्राम अखबार में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। एक स्टैंड जो बस स्टैंड के पास एक हैंडपम्प है, वहाँ से लगभग 40 घर उपयोग करते हैं, जिससे पूरी पानी नहीं हो पाती। साथ ही इस विषय में कई बार हमने EAT से भी बात की, लेकिन आज तक वहाँ व्यवस्था नहीं की गई पानी का। एक मिनी वाटर प्लांट लगाया गया था जो अभी बंद है। हमारे संवाददाता दीपक इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, अब किस तरीके का ये तुगलकी फरमान है, प्रशासन क्या कर रहा है इस पूरे मामले में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डिंडोरी जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत अजवार का मामला है। ये हाँ। बेतुका और तुगलकी फरमान ग्राम पंचायत ने जारी करवाया है, मुनादी कराई है गांव में पानी की बचत को लेकर। जबकि जानकारी के अनुसार गांव में जो आबादी है 700 परिवार की है और वहीं 6 हैंडपंप सुचारू रूप से चालू है। लेकिन पंचायत के लोगों का कहना है कि जो लोग हैंडपंप में पानी भरने आते हैं वो पानी को व्यर्थ बर्बाद करते हैं, जिस कारण से यह निर्णय लिया गया है। और इस बेतुके तुगलकी फरमान के बाद जो है अब पंचायत जो है अपने आप को बस बचाती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अब इस पूरे मामले में अब पंचायत खुद को बचाती नजर आई। ग्रामीण क्या कह रहे हैं? इस तुगलकी फरमान को क्या मानने के लिए वो तैयार हैं? उनकी मजबूरी है क्या? जी, ग्रामीण तो अपने मतलब इस जो तुगलकी फरमान है उससे बेहद ही भौचक्के हैं। वहीं पर जो पूर्व भाजपा के जो जनपद सदस्य हैं राजेश कुशराम, उन्होंने जरूर पंचायत का बचाव करते हुए समर्थन पर उतरे हैं कि लगातार कई वर्षों से जल संकट गहरा जाता है अजवार में, चूंकि जंगली क्षेत्र पड़ता है और कई बार सीओ जनपद और जिला पंचायत सहित प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना भी दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जल संकट से उबरने की कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, जिसके कारण से जो पंचायत का ये फरमान है वह सही है, ऐसा राजेश कुशराम भाजपा नेता का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो यहां पर पानी पर पाबंदी लगी है। किस तरीके का फरमान आपने भी देखा। इधर डिंडोरी में बढ़ती गर्मी के चलते जल संकट गहराया हुआ है। गांव की बढ़ती आबादी के हिसाब से अब तक गांव में नल जल नहीं पहुंचा। तो वहीं ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि अब तो गांव में लोग अपनी बेटी की शादी करने में भी कतराने लगे हैं। गांव में सिर्फ 2 हैंडपंप हैं, जिसमें से एक बच्चों के आंगनबाड़ी के लिए है और वहीं दूसरे हैंडपंप में भूमि स्वामी ने अपना मोटर पंप लगाकर कब्जा कर रखा है। ऐसे में लोगों को पानी लेने के लिए नर्मदा नदी तक जाना पड़ता है। हालांकि पीएचई विभाग ने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, निदान कर दिया जाएगा। आज कहाँ आई हैं आप लोग? पानी के लिए जनपद पंचायत आए हैं। हमको पानी की समस्या सहायता लेने के लिए। ध्यान नहीं देते क्या सरपंच सचिव लोग? नहीं देते ध्यान, तब नहीं आए हैं हम। कितनी आबादी वहाँ की? आबादी तो बहुत है, बाकी नहीं देते हैं ध्यान, कोई लाभ ही नहीं देते हैं। कैसे पानी के लिए कैसे जद्दोजहद करना पड़ता? हम कई बार बोले कि हमारे यहाँ से आप लिख के ले जाओ, घर घर नल लगवा दो। गांगपुर में अभी ग्रामवासी आए हुए थे, उनकी समस्या को मैंने सुना है। उनके द्वारा बताया गया कि एक हैंडपंप में पाइप की कमी है, जिसके कारण पानी नहीं मिल रहा है, और कुछ ऐसे मोहल्ले भी हैं जिसमें हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी पाइप बढ़ानी है। तो उसके लिए मैंने सब इंजीनियर को आज भेजा है, वो विजिट कर लें, समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं वो देख लें। कल हम वहाँ पर टीम भेज के काम करवा लें। इधर भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो सरकार ने कोरोना काल के 5,334 करोड़ का बिजली बिल माफ करने का फैसला लिया। इसके साथ ही सिंचाई के लिए 3 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। साथ ही जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 171 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई। इसके अलावा सिंगरौली में खनिज प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 76 करोड़ रुपए दिए गए। तो कोरोना काल का बिल माफ किया गया, सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। 3 सिंचाई परियोजना की स्वीकृति कैबिनेट ने की है। सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना जो कि सोनार नदी पर बनाई जाएगी, जिससे लगभग 7,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और इसमें लगभग 127 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी स्वीकृति कैबिनेट ने आज दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों एक बड़ा निर्णय लिया था। कोरोना काल में जो बिजली के बिलों की माफी हुई थी, उसके बाद कोरोना समाप्ति के बाद उसकी वसूली शुरू हुई थी और विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया था कि उन संपूर्ण कोरोना काल के बिलों को माफ किया जाए। तो उसमें लगभग 88 लाख उपभोक्ताओं को लाभान्वित करके लगभग 5,334 करोड़ रुपए की राहत मध्य प्रदेश की जनता को दी गई है। इससे लगभग 88 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। उसका अनुसमर्थन आज, उसका निर्णय आज कैबिनेट में हुआ है। हम कटिबद्ध हैं किसानों के उन्नयन के लिए, और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया था। उस योजना की आज पुनः उसको आगे बढ़ाने की स्वीकृति भी कैबिनेट ने की है।